कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आजाद उम्मीदवारों को डरा धमकाकर इख्तियार की कुर्सी हासिल करना चाहती है। बीजेपी को इख्तियार की भूख किसी भी हद तक गिरा सकती है। इन्होंने कहा कि हरियाणा की हुकूमत ने बीजेपी को ठुकरा दिया है, इसलिए अब बीजेपी को कोशिशें तर्क कर देनी चाहिए। कुमारी शैलजा है जो कि हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष है। मैडम, जो नतीजे आए हैं क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी? सेटिस्फाइड हैं भी और नहीं भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन थोड़ा और बेटर होता। अब उसके तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि कल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की भूख से प्रेरित होकर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, काउंटिंग से लेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को फिजिकली उठाकर ले जाना। काउंटिंग से आपका क्या मतलब है? काउंटिंग के समय जब काउंटिंग हो रही थी तो अंतिम चरण में जब इन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, तो कई जगह से हमें रिपोर्ट आई हैं अपने कैंडिडेट से कि आखिर में इन्होंने कैसे जोर ज़बरदस्ती की। ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं? आरोप मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स ने हमको कहा है, उनकी रिपोर्ट पर मैं कह रही हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनसे और फीडबैक ले रही है और फिर हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का काफ़ी अहम इस वक्त माना जा रहा है कि वो काफ़ी अहम रोल उनका रहेगा सरकार बनाने को लेकर। कांग्रेस पार्टी क्या निर्दलीय जो विधायक है उनके साथ संपर्क में है? संपर्क है भी, करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आपने देखा कि कईयों को तो भारतीय जनता पार्टी फिजिकली अपने प्रशासन के दम पर और सत्ता में रहने के दम पर, तो विजुअल सबने देखे हैं, टीवी पर भी आए हैं, उठा कर लेकर गए। लेकिन कुछ निर्दलीय विधायक ये भी बोल रहे हैं कि बिना शर्त बीजेपी के साथ आने को तैयार है, उनका समर्थन देने को तैयार है। ठीक है, वो तो अलग बातें हैं, अलग बात। चौटाला से क्या उम्मीद है आपकी? क्या जेजेपी को तुरंत समर्थन दे देना चाहिए, क्योंकि अब तक वो फैसला नहीं कर पाए हैं? माना जा रहा है कि आज शाम के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब तक इतनी देरी क्यों हो रही है उनके फैसले लेने को? तो उनकी पार्टी का है, हम कैसे कह सकते हैं, उनका अपना फैसला है, इंडिपेंडेंट पार्टी है। लेकिन मेरा यही कहना है कि जबकि मत हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, तो उन्हें सरकार में सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये उनका लालच है सत्ता का, उसके कारण ये इधर उधर घूम रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस इस बार सरकार बना पाएगी हरियाणा में या नहीं, या आपने उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा, लाइक माइंडेड लोगों को साथ आना चाहिए, बेशक उनमें इंडिपेंडेंट हों, बेशक चौटाला जी की, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है जजपा, तो सबको इस बारे में सोचकर, और हम तो चाहेंगे कि हम सब साथ मिलकर एक बढ़िया अच्छी सरकार दें। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए खुद शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे तौर पर दिल्ली से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, हरियाणा में हुकूमत साजी को लेकर खींचतान जारी है। कुमारी शैलजा से आपने बात की, बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया बीजेपी पर, कितनी सच्चाई दिख रही है उनके इल्जाम में? देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस, हालांकि कोशिश ये थी कांग्रेस की कि वो जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए वहां पे, लेकिन फिलहाल जो हालत लग रहे हैं उसके मुताबिक जो 45 का जो आंकड़ा है उसको पार करने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। और कांग्रेस के साथ साथ अभी जेजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने साफ नहीं किया कि वो किसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन वहीं भाजपा के पास एक एडवांटेज ये है कि भाजपा के पास 40 के लगभग सीटें हैं और उनके पास कुल 6 सीटें उनको और चाहिए, 5 से 6 सीटें उनको और चाहिए, जिसके बाद वो सरकार बना सकते हैं। इस वक्त कोशिश यही चल रही है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा के घर पे, जो कि बीजेपी के इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त बैठक ले रहे थे, जहां पर 5 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर मौजूद थे। और तो कुल मिलाकर ये फिलहाल कोशिश चल रही है बीजेपी की तरफ से कि समय रहते इसमें सरकार बनाई जाए और इसमें
मनोहर लाल खट्टर जो इस वक्त सीएम है हरियाणा के, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। और अब माना यह जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर फैसला ले लिया जाएगा, या तो कल शपथ ग्रहण हो सकता है मनोहर लाल खट्टर का, या फिर दिवाली के बाद इस पर बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर चर्चा जारी है। पिक्चर अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है, क्योंकि पहले से हालांकि कांग्रेस के जो नंबर्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बावजूद नंबर्स होने के बावजूद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो जेजेपी है, उन्होंने अब तक एकजुटता नहीं दिखाई है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है फिलहाल। हालांकि कोशिश लगातार जारी है। कुछ जो लीडर्स जो कांग्रेस के हैं वो लगातार संपर्क में है इंडिपेंडेंट एमएलएस के भी, लेकिन फिलहाल लगातार वो ये इस कार्ड पर वो बयान दे रहे हैं कि क्योंकि जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उनकी सोच के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो ऐसे में उनको साथ आना चाहिए, लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ होना चाहिए, इस तरह का बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भले ही बीजेपी बहुमत के करीब ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंट्स की मदद से वो वहां पर सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से हरियाणा में इंतखाबात के रिजल्ट आ रहे थे, हमने लगातार देखा कि जो कैंडिडेट जीत जा रहे थे उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा था, दिल्ली तलब किया जा रहा था, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह भी डर है कि उनके कुछ कैंडिडेट भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, या जेजेपी के कुछ कैंडिडेट उधर शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर फिलहाल कोशिश ये रहेगी बीजेपी की कि इंडिपेंडेंट्स के भरोसे जो है सरकार बना ली जाए। हालांकि कुछ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से ये बयान आए हैं कि वो बिना शर्त के बीजेपी सरकार बनाने में उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, जैसे गोपाल कांडा है, उनकी तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए मंत्री पद की मांग अभी से कर रहे हैं। वो ये कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि जब मनोहर लाल खट्टर शपथ थे तो उनके साथ कांडा जो है उनकी भी शपथ हो जाए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में से विधायकों को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि करीब 30 के आसपास विधायक कांग्रेस के हैं, तो इसमें से 2/3 जो है उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें जेजेपी, तो जेजेपी ने अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जेजेपी अपना अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किस तरफ जाएंगे। अब से कुछ देर बाद ही जो दुष्यंत चौटाला है वो अपने पिता से मिलने के लिए तिहाड़ जेल भी जाने वाले हैं, तो उसके बाद जब वो लौटते हैं तो थोड़ी स्थिति साफ हो पाएगी। और शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 4 बजे होने वाली है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जेजेपी का आखिर रुख क्या रहने वाला है। लेकिन एक अहम बात यह कि कल तक ये कहा जा रहा था कि जेजेपी किंग मेकर होगी, लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति से ये लगता है कि जेजेपी के पास चाबी नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है वो निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के भरोसे वहां पर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। हरियाणा की पूरी हलचल इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, आप दिल्ली में हैं, नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में हुकूमत साजी को लेकर खींचतान जारी है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के अवाम ने इत्तेहादी हुकूमत के हक में फैसला दिया। इन्होंने कहा कि जो भी खट्टर खेमे में जाएगा अवाम उसे कभी माफ नहीं करेगी, को माफ नहीं करेगी। आप ऐसी गलती कर रहे हैं, एक ऐसी सरकार जो अनपॉपुलर हो चुकी है, जो प्रदेश के लोग जिनको नकार चुके हैं। आज जनादेश इस सरकार के खिलाफ गठबंधन सरकार बनाने का है, जिसके लिए हमने दुष्यंत चौटाला जी को कल सारे दिन आप लोग के माध्यम से भी और संपर्क साध के भी हमने कहा कि आप जो आएँ साथ दें, और ताकि ये गठबंधन सरकार हरियाणा में बने, जैसा लोगों का हरियाणा का लोगों का मन है। उनको भी आना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सीएलपी मीटिंग होगी, फैसला होगा, वो देरी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ। और जो ये स्वतंत्र एमएलए जो जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए, ये अपनी खुद की जो है कुआं खोद रहे हैं, राजनीतिक तौर से अपने स्वयं का कुआं खोद के रहे हैं। इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। खरीद फरोख्त हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल मांगा है, मंत्री पद मांगा है इंडिपेंडेंट एमएलएज ने, तो इन्होंने अपने लोग अपनी वोट बेच रहे हैं। जो कोई अगर जा रहा है वो लोगों का विश्वास बेच रहा है, और लोग जनता माफ नहीं करेगी। जो खट्टर सरकार में शामिल होगा, कोई भी इंडिपेंडेंट एमएलए हो, कोई और हो, जो खट्टर सरकार में शामिल होगा, जनता उनको आने वाले समय में जूते मारने का काम करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। उधर नौमुंतखब आजाद उम्मीदवार रंजीत चौटाला का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। इन्होंने बिला शर्त हिमायत देने का ऐलान किया। रंजीत चौटाला ने मजीद कहा कि कांग्रेस के हक में वोटरों ने फैसला नहीं दिया है।
उनसे हम बात करते हैं। सर, आज अभी आपने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, क्या समर्थन दिया है? जी दिया है, बिल्कुल दिया है। तो अब मतलब क्या शर्त क्या रखी है या बिना शर्त समर्थन? बिना शर्त के साथ। तो अब क्या आपको उम्मीद लगता है कि बीजेपी वहां पर सरकार बना लेगी? मेरा मानना है निश्चित रूप से सरकार बनेगी। कई निर्दलीय विधायक भी हैं जो मंत्री पद की भी मांग कर रहे हैं, आप भी क्या मंत्री पद बन? मैंने कोई नहीं मांगा, मेरी जानकारी में भी कोई नहीं है। तो सर, इसके साथ ही साथ अब हम अगर बात करना ये चाहें कि क्या आपको लगता है गोपाल कांडा जो है वो उनके बारे में माना जा रहा है कि वो मंत्री पद की मांग? प्लीज कहा, आप गोपाल कांडा की बात गोपाल कांडा से करिए, मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, आखिरी सवाल चाहूंगा सर कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस में यह कह रही है कि अगर आप बीजेपी के साथ गए तो जनादेश का विरोध होगा। ये चलो, उनके साथ जनादेश, उनके 8,000 वोट आए हैं, मुझे 62,000 वोट मिला है। कांग्रेस की उनके जनादेश तो उनका देखिए ना कहाँ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंपस अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, नई दिल्ली। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। शिवसेना के नवमंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग कल, उद्धव ठाकरे ने तलब की मीटिंग। जराए के हवाले से ये खबर आ रही है 50-50 के फार्मूले पर होगी बातचीत। दिवाली के बाद ही शिवसेना बीजेपी से करेगी बातचीत। आपको एक बार फिर बता दें कि मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के नवमंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग कल होगी। उद्धव ठाकरे ने ये मीटिंग तलब की है। जराए के हवाले से खबर आ रही है 50-50 फार्मूले पर होगी बातचीत। दिवाली के बाद ही शिवसेना बीजेपी से करेगी बातचीत। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सभा नुमाइंदे अमित फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, शिवसेना की कल मीटिंग होने वाली है, मामला 50-50 पर ही आके रुका हुआ है फिर? देखिए, निश्चित तौर पर शिवसेना साफ तौर पे ये कह रही है कि जब लोकसभा चुनाव के समय जब युति हुई थी दोनों पार्टियों में, तो दो चीजें डिसाइड हुई थी कि 50-50 सीटों पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि सिर्फ 124 सीटें जो है वो दी गई, 144 की जगह शिवसेना को। तो शिवसेना ने उस समय जो है उन चीजों को मान लिया। लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ उसके बाद हम देखें रिजल्ट आया कि शिवसेना खुद जो है 63 से 56 पे आ गई और 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी, जो अभी 105 पे आ गई। तो कहीं ना कहीं तब शिवसेना ने जो है बात मानी बीजेपी की। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी का नंबर गिरा हुआ है, क्योंकि साफ तौर पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे थे कि अब की बार 220 के पार, लेकिन पहले वाले नंबर भी ये लोग नहीं ला पाए, जिसकी वजह से अब शिवसेना लगातार दबाव बना रही है। उनको साफ तौर पे कहना है कि 50-50 के फॉर्मूले पे हम रहेंगे, यानी 2.5 साल जो है आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री। और जो इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रेवेन्यू है, इन सारी चीजों को शिवसेना अपने पास रखना चाहती है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसी को देखते हुए जो है कल सभी विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक है। उस बैठक में जो है एक कमेटी को जो है गठित किया जाएगा और उस कमेटी में सुभाष देसाई, अनिल देसाई समेत कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, जो भाजपा के साथ आगे की चीजों में बातचीत करेंगे। और बिल्कुल, अमित, जानना चाहेंगे बीजेपी खेमे से क्या खबर आ रही है? वो 50-50 के फार्मूले या 2.5 साल सीएम इनका, 2.5 साल बीजेपी का, क्या इस ताल्लुक से बीजेपी की तरफ से कुछ खबर मिल पा रही है? क्या वो तैयार होगी इसके लिए? देखिए, बीजेपी शुरू से ही इस मुद्दे पे जो है ना नुकुर करी। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। ये बात देवेंद्र ने खुद भी कही। अमित शाह जब रैली में आए तो उन्होंने भी यही कहा था। पीएम मोदी ने भी जब रैली की थी उन्होंने भी यही कहा था। अब लेकिन जिस तरह से ग्राफ घटा है, 122 सीटें थी लास्ट 2014 में, जो भी आगे 105 हो गई, और आपने शिवसेना को कम सीटों पे लड़ा, यानी 124 सीटों पे, और वो 63 से हो गई 56 पे। तो दोनों की सीटें घटी हैं। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पे कहते हैं अब की बार 220 के पार, तो उस चीजों पे शिवसेना लगातार दबाव बना रही है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी मानना नहीं चाहती। लेकिन शिवसेना का साफ तौर पे कहना है कि आप अपनी बातों पे टिक नहीं पाए। जनता ने आपको मैंडेट जरूर दिया, लेकिन आपको पूरी तरीके से जो है जनता ने नहीं अपने पास जो है रखा। तो कहीं ना कहीं अब जो है शिवसेना की बात को मानना पड़ेगा। संजय राउत भी साफ तौर पे कह चुके हैं कि ये सब चीजें पहले तय हो चुकी है और उसी चीजों पे बातचीत होगी। तो अब बीजेपी के लिए राह जो है बड़ी कठिन हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल। अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे, अगर बीजेपी तैयार नहीं हुई तो क्या शिवसेना कोई अल्टरनेट ढूंढ सकती है? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई भी नेता जो है ये नहीं कह रहा है, क्योंकि हम सवाल जो है संजय राउत से भी ये पूछा गया था। उनका कहना है कि जो चीजें पहले से तय हैं वो तय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि कांग्रेस और एनसीपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, हम उसका भी अभिवादन करते हैं। अब इस बात के कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं
कि क्या एनसीपी के साथ शिवसेना जा सकती है या शिवसेना बीजेपी के साथ रहेगी। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ठाकरे परिवार में जिस तरह से पहली बार आदित्य ठाकरे चुनाव में उतरे और उन्होंने चुनाव वर्ली से भारी बहुमत से जीत हासिल की, तो कहीं न कहीं शिवसेना के हौसले बुलंद हैं। अब बीजेपी को जो है नीचा दिखाने में शिवसेना कोई भी कसर नहीं कर रही है। एक चीज आपको बताऊं कि सामना मुखपत्र में उन्होंने बीजेपी की महाजनादेश यात्रा पे भी तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यात्राएं बहुत निकली, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि घमंड ठीक बात नहीं है। आपको चुना गया तो जनता के लिए काम करिए, ना कि सिर्फ बयानबाजी करिए। तो शिवसेना अब एक भी मौका नहीं छोड़ रही है बीजेपी को नीचा गिराने में। अब देखना ये होगा कि क्या 2.5 साल के फॉर्मूले पे बीजेपी जो है सहमति जताती है और क्या शिवसेना का मुख्यमंत्री बनता है या फिर देवेंद्र फडणवीस जो है वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय। बहुत मुश्किल है महाराष्ट्र में भी सरकार बनाना दिवाली के बाद, इस पर शायद बातचीत होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जेजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई है। कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में लिया जाएगा फैसला। दुष्यंत चौटाला को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। अमरजीत ढांडिया इनके नायब रहेंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग खत्म हो गई है। कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में लिया जाएगा फैसला। दुष्यंत चौटाला को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। अमरजीत ढांडिया इनके नायब रहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग जो जारी थी वो अब खत्म हो गई है। कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में लिया जाएगा फैसला। दुष्यंत चौटाला को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। अमरजीत ढांडिया इनके नायब रहेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कांग्रेस से मोमिन खान असेंबली हल्के फिरोज झिड़का 37,000 वोटों से कामयाब हुए। वहीं कांग्रेस से ही न्यू असेंबली हल्के से 4,038 वोटों से आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की, जबकि मोहम्मद इलियास कांग्रेस से असेंबली हल्के पुरहाना से 816 वोटों से कामयाब हुए हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कांग्रेस के मोमिन खान असेंबली हल्के फिरोज झिड़का से 37,000 वोटों से कामयाब हुए। वहीं कांग्रेस से ही न्यू असेंबली हल्के से 4,038 वोटों से आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की, जबकि मोहम्मद इलियास कांग्रेस से असेंबली हल्के पुरहाना से 816 वोटों से कामयाब हुए हैं। और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 10 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मोहम्मद देवी असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल 23,655 वोटों से कामयाब हुए। मलाड ईस्ट असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार असलम शेख 10,213 वोटों से कामयाब हुए। बांद्रा मगरिब असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार जीशान सिद्दीकी 5,790 वोटों से कामयाब हुए। अनुशक्ति नगर असेंबली हल्के से एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक 12,751 वोटों से कामयाब हुए। कागुल असेंबली हल्के से एनसीपी उम्मीदवार हसन मुशर्रफ 28,1303 वोटों से कामयाब हुए। मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अबू आसिम आजमी 25,601 वोट से कामयाब हुए। भिवंडी मगरिब असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस शेख 1,314 वोटों से कामयाब हुए। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल 38,519 वोट से कामयाब हुए। धुलिया सिटी असेंबली हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाह 3,307 वोटों से कामयाब हुए। सिलोर असेंबली हल्के से शिवसेना के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी 5,790 वोटों से कामयाब हुए।
महाराष्ट्र में किसको मिलेगा वजीर आला का कलमदान, ये अभी तय नहीं है। एक तरफ शिवसेना अपने पार्टी से वजीर आला के उम्मीदवार को देखना चाहती है, वहीं बीजेपी अपनी अलग कोशिशों में मगन है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवसेना की नीयत बदल सकती है। आरजेडी के तर्जुमान मनोज झा ने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह पर निशाना साधा, उनके बयानबाजी को लेकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही बिहार की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत को भी घेरा। परिणाम सामने है। बात करते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। मनोज झा जी, उपचुनाव का परिणाम जो सामने आया है उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी की पार्टी की जो किशनगंज में जीत हुई है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि बिहार के सामाजिक समरसता के लिए यह खतरा है। अच्छा, वो बिहार की सामाजिक समरसता के लिए खतरा है और गोपाल कांडा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर बॉय बनेंगे। जरा उन महापुरुष के बारे में भी एक टिप्पणी कर देते गिरिराज जी। टिप्पणी समेकित होनी चाहिए, समग्र होनी चाहिए, एकांगी दृष्टिकोण से सोचेंगे ना तो गिरिराज जी आप इन्हीं बयानों के लिए जाने जाएंगे। मंत्रालय तो आज तक आपका हम जान नहीं पाए। बहरहाल किशनगंज को लेकर के कांग्रेस और हम सब लोग एक बार विश्लेषण जरूर करेंगे। रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव ने तो एक संदेश दिया। नीतीश जी एक चुराई हुई सरकार चला रहे थे, अकर्मण्यता उनकी कार्यशैली का हिस्सा बन चुकी थी। जनता ने दस्तक दी है, जो नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि आसमानी मुद्दों से उतर करके लोग अपने जमीनी मुद्दों, अपनी थाली की रोटी गिन करके चुनाव में वोट डाल रहे हैं। ये हम सब के लिए एक ऐसा क्षण है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की तरफ से भी ये कहा गया है कि उपचुनाव में हम लोग हारते रहे हैं, लेकिन आगे विधानसभा चुनाव में एक तरह से जीत की बात कही गई है। नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से कही जा रही है। जमीनी मुद्दे चलेंगे ना, आसमानी मुद्दों पे चुनाव होगा। जमीनी मुद्दों पे आपने क्या किया है? बिहार के लोगों को आपने कौन सी सरकार दी है? स्वास्थ्य, शिक्षा, NIOS वाले 2.5 लाख लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर आपके नाक के नीचे हुआ, यौन उत्पीड़न, बच्चों का यौन शोषण हुआ, सृजन हुआ। पटना में आपकी सरकार के मुखिया को, उप मुखिया को रेस्क्यू करना पड़ा और लोग कह रहे थे कि पूरी सरकार को रेस्क्यू करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि कोई भी चुनाव अवाम के मुद्दे पर जब होगा ना, तो नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी जैसे लोग जो 30 मार खा हैं राजनीति के, स्वघोषित मसीहा बनते हैं, उनकी हार होगी। बस आसमानी मुद्दों से उतार के जमीनी मुद्दों पर चुनाव होगा तो लोग देखेंगे हमने क्या हासिल किया इनके 14 वर्ष की सरकार में। आखिर में एक सवाल, बीजेपी की तरफ से भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जो कि बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी लेनी होगी हार की, और खासतौर से सीएम, डिप्टी सीएम की बात वो कर रहे हैं कि सरकार में वो लोग हैं तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी और समीक्षा करने की जरूरत है, वरना काफी लेट हो चुका होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में। एक बात सीधे तौर पर कहता हूं, ये उनका आंतरिक मसला है, वो विश्लेषण करें। लेकिन ये जो मैं सुनता हूं ना कि फलाने का क्रेडिट उसको कहो, ये सरकार चला कौन रही है? चुराई हुई सरकार। बीजेपी, जेडीयू दोनों मिलकर चला रहे हैं। हारने के बावजूद बीजेपी सरकार में है। तो विश्लेषण जब करें ना तो एक व्यापक आधार के साथ ये करें कि बिहार के लोगों के साथ आपने जो छल किया उसके लिए कौन माफी मांगेगा? कौन माफी मांगेगा उन बच्चियों से जिनके साथ जो व्यवहार हुआ मुजफ्फरपुर में, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिर पता चलेगा कि आसमानी नेता लोग जो है ना, जो सुशील मोदी जी कह रहे थे कि चुनाव फॉर्मेलिटी है, माला पहनाने की देर है, मैं जरा सुनूं तो आप क्या कह रहे हैं, जरा बताएं तो। असल बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक झटका तो लगा है बीजेपी को। अहंकार और गुरूर अगर आप में आ गया ना जरूरत से ज्यादा, तो आपको विपक्ष की नहीं, वही आपको दीमक की तरह चाट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा हैं, जिनका कहना है कि अहंकार और गुरूर के चलते बीजेपी का और साथ में जो एनडीए के दूसरे एलाइज हैं उनकी हार हुई है। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने हुजूर नगर असेंबली हल्के में अपना परचम लहराया। टीआरएस उम्मीदवार साइदी रेड्डी ने 43,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। पहले राउंड से आखिरी राउंड तक टीआरएस उम्मीदवार ने अपोजिशन को कोई मौका नहीं दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस कामयाबी को तारीख-साज़ कामयाबी करार दिया। कल यानी 26 अक्टूबर को हुजूर नगर में वज़ीर आला का जलसा इज़हार तशक्कुर होगा। हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाबात ने एक नई तारीख रकम की है। टीआरएस उम्मीदवार साइदी रेड्डी ने नया रिकॉर्ड कायम किया। कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पद्मावती पर उन्होंने 43,358 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। कांग्रेस पार्टी को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाबात में
बीजेपी और तेलुगुदेशम उम्मीदवार को आजाद उम्मीदवार से भी कम वोट हासिल हुए। आजाद उम्मीदवार एस सुमन तीसरे मुकाम पर हैं, जबकि बीजेपी और तेलुगुदेशम को चौथा और पांचवा मुकाम हासिल हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार के रामाराव को 2639 वोट, जबकि तेलुगुदेशम उम्मीदवार को 1827 वोट हासिल हुए हैं। टीआरएस उम्मीदवार साइदी रेड्डी ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे। నన్ను గెలిపించిన హుజూర్ నగర్ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। నేను మీరిచ్చిన ఈ అఖండ మెజారిటీని నా మీద పెట్టిన బాధ్యతగా నన్ను ఇంకా వర్క్ చేయడానికి కష్టపడటానికి మీరిచ్చిన ఈ మెజారిటీ